Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। लगभग 6 दिन से रोजाना मैं आपसे बोल रहा हूं कि संडे के दिन सुबह 8 बजे लेवल फर्स्ट के लिए मॉडल पेपर सेकंड आज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आपको पहले भाग में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न मिलेंगे। भाग 2 में भाषा फर्स्ट हिंदी मिलेगी, इसके भी 30 प्रश्न हैं। भाग 3 में भाषा सेकंड संस्कृत मिलेगी, इसके भी 3 प्रश्न हैं। भाग 4 में आपको गणित शिक्षण मिलेंगे, इसके भी 30 प्रश्न हैं। और भाग 5 में पर्यावरण शिक्षण के क्वेश्चन मिलेंगे, इसके भी 30 ही क्वेश्चन हैं। साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेंगे। मेरा ये दावा है कि अगर आप यहाँ पर 110 क्वेश्चन करके लाते हो तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से 110 क्वेश्चन के जवाब देना, और आपको एक कॉपी पेन ले लेना है, ज़रूर लेना है। जो वास्तव में तैयारी कर रहा है वो कॉपी पेन अभी उठा लेगा। तो बिल्कुल भी कंजूसी न करे, क्योंकि देखो ये बिल्कुल निःशुल्क चीज़ें हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतनी निःशुल्क चीज़ें कोई नहीं देने वाला है। मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, आपकी मेरिट भी यहाँ पर बनाई जाएगी। तो मित्रों, आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि मेरिट कैसे बनेगी, मैंने आपको कल व्हाट्सएप के लिए एक नंबर दिया था कि भाई इस व्हाट्सएप पर आपको बिल्कुल मैसेज करना है। अपनी जो आपने आंसर लिखोगे, आपकी जितने क्वेश्चन आपके सही हैं उनके आपको ठीक 10:10 पर 10:10 से लेकर 10:20 तक 10 मिनट आपके पास रहेंगे। 2 घंटे का ये टेस्ट रहेगा। आप 10 मिनट में अगर आप मेरे पास OMR शीट भेज देते हो अपने नाम पता सहित, जो मैंने कल व्हाट्सएप नंबर दिया था, तो बिल्कुल आपका मेरिट में नाम आ जाएगा साथियों, और फिर कल आपकी मेरिट भी आ जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ज़रूर से ज़रूर पूरा टेस्ट करें। बिल्कुल आज सभी सब्जेक्टों के मैं क्वेश्चन हल करवाने वाला हूं साथियों। बिल्कुल आप इसी तरह की जो निःशुल्क टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल पर का ये लोगो है स्टडी विद पीएन लोधा, उसके नीचे ये सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा लाल वाला, तो इसको क्लिक जरूर करें साथियों। बिल्कुल निःशुल्क सेवा मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो आप भी बिल्कुल थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करें चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आराम से आज गणित के क्वेश्चन भी मैं सोल्व करवाने वाला हूं आपको। आपका पहला प्रश्न आता है साथियों, बिल्कुल रजिस्टर पास में रखना है, मैं वापस कह रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1 साइकोलॉजी का फर्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थी चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न निम्न में से किस उद्देश्य से संबंधित होंगे। विकल्प है ज्ञान, कौशल, ज्ञानोपयोग और रुचि। 2 घंटे का टाइम है, ठीक है, तो आराम से सोच समझकर आंसर दीजिएगा। बिल्कुल आपके पास बहुत ही टाइम में देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मित्रों, राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। इसका सही आंसर रहेगा आपका दूसरा विकल्प कौशल, क्योंकि जहाँ कहीं भी चित्र बनाने की बात की जाती है वो हमेशा कौशल के अंतर्गत आ जाता है। इस चीज़ को हमेशा ही ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें चित्र बनाने की अगर बात कर रहा है तो 101% कौशल में ही रहेगा, ठीक है साथियों। सेकंड प्रश्न देखेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से उत्तर देना है और बिल्कुल अपनी OMR शीट पर लिख करके ईमानदारी से, क्योंकि अगर आप कुछ भी करोगे, अगर आपके क्वेश्चन गलत है और फिर भी आप लिख देते हो कि ये सही क्वेश्चन है, तो भाई आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो। यहाँ पर आपका कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपकी तैयारी करवाई जा रही है। सिलेक्शन यहाँ से नहीं होगा, मैं आपको पहले कह रहा हूँ। एग्ज़ाम में सही करोगे प्रश्न तब सिलेक्शन होगा आपका। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से मेरे पास क्वेश्चन के आंसर भेजना साथियों, नहीं तो आप खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। चलिए दूसरा विकल्प है, दूसरा प्रश्न अभिक्रमित अधिगम प्रक्रिया की वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि, मतलब ये क्वेश्चन यूँ पूछ रहा है कि आपने अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में सभी ने सुना होगा, उसमें वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं,
सामग्री बहुत रोचक होती है, सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और सामग्री बहुत आकर्षक होती है। तो साथियों यहाँ पर आपको सही आंसर देना है। आराम से सोचिए प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, पहले उसको देख लीजिए आप। क्या पूछ रहे हैं प्रश्न कि अभिकर्मित अनुदेशन में वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। इसका मतलब है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा, क्योंकि मित्रों इसमें क्या किया जाता है कि जो छात्र है वो स्वयं करके भी सीखेंगे और खुद की गति से भी सीखेंगे। प्रथम विकल्प सही है इसका प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट प्रश्न 3 देखेंगे। आपका तीसरा प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। दूसरा है विकल्प इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। तीसरा विकल्प है अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। और चौथा है मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है चौथा विकल्प, मजबूत अहम को बनाया जाता है, जिसको ईगो भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका राइट आंसर तो चौथा नहीं है, कोई और राइट रहेगा, दूसरा वाला विकल्प। हो सकता है आपके दिमाग में ये ख्याल आया हो, लेकिन साथियों संतुलित व्यक्तित्व का मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई 3 प्रकार के व्यक्तित्व सिगमंड फ्रायड ने बताए हैं। एक तो इदम वाले, एक अहम वाले और एक परम अहम वाले। इदम वाले व्यक्ति किस प्रकृति के होते हैं? पार्श्विक प्रकृति के, मतलब पशुओं की प्रकृति के। परम अहम वाले देवता के प्रकृति के होते हैं। और जो अहम वाले व्यक्ति होते हैं मतलब ईगो वाले, वो होते हैं मानवीय प्रकृति के, मतलब वो कोई भी कार्य ऐसा नहीं करते हैं जिससे उनको खुद को भी हानि हो और दूसरों को भी हानि हो, या फिर दूसरों को हानि हो और खुद को फायदा हो। ऐसा कार्य अहम व्यक्ति वाले नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है, ये आगे पीछे का देखते हैं। वो कहते हैं ना सोच समझ कर काम करने वाले, मतलब खुद का फायदा भी देखते हैं दूसरे का फायदा भी देखते हैं अहम वाले। तो इन दोनों के बीच सामंजस्य करने वाला सबसे संतुलित व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि जिसका अहम मजबूत हो साथियों, जिसका मजबूत अहम बना लिया, मतलब जो सामाजिक रूप से बहुत ही अच्छा है, उसका अहम बहुत अच्छा होता है। इसलिए चौथा विकल्प सही है, मजबूत अहम को बनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन जो है वो 2016 की जो भर्ती है उसमें आया हुआ है, और मैंने खुद ने भी शायद इस क्वेश्चन में दूसरा ही विकल्प लगाया था और मेरा प्रश्न गलत हो गया। चौथा विकल्प सही रहेगा आपका प्रश्न नंबर 3 में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न 4 पे देखेंगे। आपका चौथा प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बात की गई है, मतलब एनसीएफ 2005 के बारे में यहाँ आपसे पूछ रहा है। विकल्प प्रथम है ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी रचना होती है। दूसरा है शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर हो। तीसरा है विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर हो, और इनमें से कोई नहीं। साथियों एनसीएफ 2005 में किसकी बात की गई है आपको राइट आंसर देना है, और इसका जो सही आंसर है वो है कि ज्ञान कैसा है, एक स्थायी है ज्ञान, और वह दिया जाता है और उसे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना भी होती है। प्रथम विकल्प सही रहेगा चौथे प्रश्न में। बिल्कुल आप लिखते जरूर चलना कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और किसी भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो बिल्कुल लिख देना, मैं बिल्कुल उसका सॉल्यूशन, या फिर वो कहते हैं ना रीट लगाई जाती है जैसे भर्तियों पर क्वेश्चन जो डाउटफुल लगते हैं, तो यहाँ पर भी आप रीट लगा सकते हो और उसमें सुधार कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5, आपके 5वां प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सोच समझकर आंसर दीजिएगा। पियाजे के अनुसार, पियाजे का क्वेश्चन हर बार आपके रीट में भी आएगा, 101% आएगा। विकास की पहली अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है इंद्रियों द्वारा, शब्दों द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा और भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग से। तो राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 5 में। साथियों
बिल्कुल आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपका जो सही आंसर है वो रहेगा यहाँ पर इंद्रियों द्वारा, क्योंकि इस अवस्था में भाई उम्र कितनी है उसकी, जन्म से लेकर 2 वर्ष, बिल्कुल छोटा है और उसकी इंद्रियां ही सक्रिय ज़्यादा रहती है साथियों। तो इंद्रियों के माध्यम से ही वो ज्ञान को अर्जित करता है। प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 5 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। आपके छठा प्रश्न है, ये देखिए आपका छठा प्रश्न, मूल्यांकन का अर्थ क्या है। 4 विकल्प रहेंगे आपके सामने, बेस्ट विकल्प का चयन करना है। इंपॉर्टेंट, सोच समझकर आंसर दीजिएगा कि मूल्यांकन का इनमें से क्या अर्थ रहेगा। धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेवल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, और उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार की गई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो साथियों राइट आंसर बताना है प्रश्न नंबर 6 में, मूल्यांकन का इनमें से क्या अर्थ रहेगा। साथियों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा चौथा विकल्प, कि उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार की गई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। छठे में चौथा विकल्प। हालांकि इसका तीसरा विकल्प भी राइट रहता है, मतलब राइट मिलता है बुक्स में, लेकिन साथियों इस क्वेश्चन का चौथा ही बेस्ट विकल्प है, तो इसके बारे में आप कमेंट करके जा सकते हो, लेकिन मेरा आंसर यहाँ पर चौथा विकल्प रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न 7, आपके 7वां प्रश्न है, वर्तमान स्कीमा के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की प्रक्रिया कहलाती है संगठन, आत्मसातीकरण, समायोजन और तादात्म्यकरण। तो साथियों देखिए सभी को जीन पियाजे से संबंधित ये क्वेश्चन है, आपको सभी को ये पता होना चाहिए। ये जो छोटे छोटे शब्द है एग्जाम में हर बार आ रहे हैं, चाहे वो लेवल 1 में आ जाए नहीं तो लेवल 2 में आ जाए, और हो सकता है दोनों लेवल में पूछ लिए जाते हैं ये। साथियों जो आपका वर्तमान स्कीमा होता है इसके द्वारा बाहरी दुनिया को जो समझने की प्रक्रिया है उसको आत्मसातीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मसातीकरण। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 7 में। अगला प्रश्न 8 देखेंगे, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति और छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। तो मित्रों यहाँ पर जो सही आंसर है उसको आपको बताना है कि डिसलेक्सिया का मतलब क्या, कौन सी विशेषता नहीं है। तो मित्रों आपका जो सही आंसर है वो रहेगा सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। अब आप पढ़ते होंगे कोचिंगों में भी आपने पढ़ा होगा या किताबों में भी कि डिसग्राफिया लिखने की अक्षमता होती है, ऐसे कुछ पढ़ा होगा, है ना। तो फिर आप सोच रहे होगे कि ये तो डिसलेक्सिया, इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। डिसलेक्सिया के अंतर्गत भी लिखने की धीमी गति होती है और डिसग्राफिया के अंतर्गत लिखने की अक्षमता होती है, लिखने में गलतियां। ठीक है, यहाँ पर धीमी गति की बात की जा रही है, इसलिए तीसरा विकल्प गलत है। यहाँ पर सीधा या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय करना ये डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। दूसरा ही विकल्प 101% सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल एग्जाम लेवल के बनाए हैं, या फिर जो एग्जाम में आ चुके हैं और वो एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का भी लेवल जो हाई है वो प्रश्न मैंने इस टेस्ट में लिए। पूरे 150 प्रश्न आपको सोल्व करना है। 2 घंटे का टाइम है और मैं गारंटी देता हूं कि इन 2 घंटे में आप जीवन में कुछ नया सीखोगे, कुछ नया अनुभव करोगे, और बिल्कुल जो आपकी तैयारी चल रही है उसमें 4 चांद लगाने की गारंटी मैं देता हूं। प्रश्न नंबर 9, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प प्रथम, यह अध्यापक एवं शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। विकल्प नंबर 2, यह किसी विशिष्ट समाधान के लिए किया जाता है। विकल्प 3, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें भी किया जाता है।
और चौथा विकल्प है स्थानीय स्तर पर ये राजमार्गों नहीं है यार, रोजमर्रा है। यहाँ पर क्या है, ये रोजमर्रा की समस्या के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो साथियों बताया राइट आंसर प्रश्न नंबर 9 में है कि कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में कथन सत्य नहीं है। मित्रों शायद सोच लिया होगा आपने, और आपका राइट आंसर है तीसरा विकल्प। इसमें सूचना संकलन का कार्य नहीं किया जाता है मित्रों, इसलिए तीसरा विकल्प सही है। बाकी प्रथम विकल्प जो है बिल्कुल अध्यापक और शिक्षा से संबंधित व्यक्ति करते हैं, विशिष्ट समाधान के लिए करते हैं, और रोजमर्रा की समस्या की समाधान के लिए भी किया जाता है। ओनली तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न नंबर 10। देखिए 10वें प्रश्न को, आप इस प्रश्न में डाउट आपको होने वाला है। एक बार प्रश्न को देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्था में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कहलाती है। संवेदी गामक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त प्रयोगों का काल। तो साथियों इसका सही आंसर है संवेदी गामक अवस्था। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 10 में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करके मत बताएं, वो मैसेज भेज के बताएं कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपको मेरिट लाना है तो 10:10 से और 10:15 या 20 मिनट तक आप मेरे पास मैसेज भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है, कल मैं लाइव आया था, तो आप उसी का आधार पर आपको मैसेज करना है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। आपका 11वां प्रश्न है, संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को किस वर्ष समवर्ती सूची में रखा गया? 1952, 1976, 1986 और 1992। तो साथियों संविधान में संशोधन करके शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था 1976 में। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा आपका। अगला प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उलझा हुआ प्रश्न भी आप इसको कह सकते हो। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो आपको पहले तो निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में अंतर समझ आना चाहिए। निर्माणात्मक मूल्यांकन है इसको रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, और एक और होता है योगात्मक मूल्यांकन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं समेटिव असेसमेंट, और जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है इसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पर आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य बताना है। विकल्प 1 प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। विकल्प 2 विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना। तीसरा विकल्प है अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना और ग्रेड्स प्रदान करना। तो मित्रों यहाँ पर राइट आंसर देना है। आपका राइट जो आंसर है वो है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 12 में। बाकी ग्रेड्स प्रदान करना योगात्मक में आ जाता है, और ये जो दूसरा विकल्प वाला है विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, वो भी आपके योगात्मक में आ जाता है। प्रथम विकल्प बेस्ट रहेगा प्रश्न नंबर 12 में। अगला प्रश्न 13 सत्य कथन है। सत्य कथन का चयन करना है साथियों आपको। प्रथम विकल्प है चिंतन मानसिक क्रिया है जिसमें प्रतिमा, प्रतीक, तर्पणा, समस्या समाधान शामिल होते हैं। सेकंड विकल्प है समस्या समाधान विधि में यादृच्छिक अन्वेषण विधि व स्वतः शोध अन्वेषण विधि शामिल होती है। तीसरा है चिंतन में भाषा हमेशा शामिल नहीं होती है, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो साथियों राइट आंसर बताइए। आपका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी कथन ही सत्य है। चिंतन में भाषा हमेशा शामिल नहीं होती है, बिल्कुल ये भी सही बात है। ये क्वेश्चन तो आया हुआ है रीट में कि चिंतन के लिए आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर एक भाषा वाला विकल्प था। तो भाषा आवश्यक नहीं होती है, भाषा उपस्थित होती है चिंतन में, लेकिन हर बार भाषा हो ऐसा जरूरी नहीं है।
अन्वेषण विधि भी शामिल होती है, मानसिक प्रक्रिया भी है, इसलिए चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 13 में। नेक्स्ट प्रश्न 14, ये 14वां प्रश्न आप गलत करने वाले हो। लॉरेंस कोहलबर्ग का नाम सभी ने सुन रखा होगा, नैतिक विकास से संबंधित है, के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे 3 चरणों का अनुसरण करते हैं। अब देखो यहाँ पर उम्र नहीं दे रखी है, सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे, मतलब जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं, अब उनकी उम्र सीमा भी अलग है। जो 1 में पढ़ रहा है उसकी उम्र सीमा 6 है, और जो 5 में पढ़ रहा है उसकी उम्र सीमा आपके 11 है। मतलब 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के जो बच्चे हैं वो 3 चरणों का अनुसरण करते हैं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। ये विकल्प 1 है आज्ञा पालन एवं दंड उन्मुखीकरण, वैयक्तिकता और विनय में, अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध, और सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। तो साथियों ये 4 तो आपके सामने बिंदु है। विकल्प है 1 और 2 सही है, 2 और 4 सही है, 1 और 4 सही है, और 1 और 3 सही है। तो मित्रों यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या है? प्रश्न 14 में आपका सही आंसर है, देखिए प्रश्न को समझ लीजिए, 5 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो किसका अनुसरण करते हैं? राइट आंसर है मित्रों आपका इसमें प्रथम बिंदु भी सही है और चौथा बिंदु भी सही है। मतलब यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। आपके 15वां प्रश्न है प्रयोगात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? समय विशेष में विभिन्न कार्य पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है का पता लगाना, अधिगम को सुगम बनाना एवं ग्रेड प्रदान करना, ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, और अगली इकाई अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। तो साथियों प्रयोगात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य रहेगा? राइट आंसर बता दीजिए प्रश्न नंबर 15 में। आपका राइट आंसर है प्रथम विकल्प, समय विशेष में विभिन्न कार्य पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है इसका पता लगाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है साथियों। तो प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 15 में। नेक्स्ट प्रश्न 16, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? जो विद्यार्थी सामाजिक रूप से वंचित रहते हैं उनकी विशेषता नहीं है, ये पूछे आपसे। बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता, और विद्यालय में अच्छा करने के लिए कभी प्रेरित नहीं किया जाता। अभी नहीं है, ये कभी है, कभी प्रेरित नहीं किया जाता। तो बताइए सामाजिक रूप से जो वंचित वर्ग के विद्यार्थी है उनकी कौन सी विशेषता नहीं है? मित्रों राइट आंसर है विकल्प 2, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। देखिए चाहे वो सामाजिक रूप से वंचित ही क्यों न हो, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी देखभाल तो उनको मिल सकती है। दूसरा विकल्प इसलिए आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट प्रश्न 17 पे चलते हैं साथियों। आपके 17वां प्रश्न है अभिरुचि का अर्थ होता है वैयक्तिक योग्यताओं एवं विशेषताओं का योग, केवल अच्छी आदतों का समूह, अनुशासनहीन बने होने की जिद और मूल प्रवृत्तियों का आधिक्य है। तो साथियों अभिरुचि का मतलब क्या है? राइट आंसर बता दीजिए। आपका प्रथम विकल्प सही है कि वैयक्तिक योग्यता एवं विशेषताओं का जो योग है वही अभिरुचि का अर्थ कहलाता है। प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, जेरोम एस ब्रूनर के बारे में असत्य कथन है। विकल्प 1 है विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, विकास की 4 अवस्था होती है, विकास एक आंतरिक अवस्था होती है, और संरचनात्मक अधिगम की व्याख्या इन्होंने की है। साथियों राइट आंसर बताइए जेरोम एस ब्रूनर के बारे में असत्य कथन। मित्रों राइट आंसर है आपका दूसरा विकल्प, विकास की इन्होंने 4 अवस्थाएं नहीं बताई है। मित्रों
जेरोमेस ब्रूनर ने 4 अवस्थाएं नहीं बताई है, इसलिए दूसरा विकल्प सही है। बाकी संरचनात्मक अधिगम की व्याख्या की है, और विकास एक आंतरिक अवस्था है ये भी बताया है। विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखा सकते हो ये भी बताया है। आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट प्रश्न 19, देखिए प्रश्न नंबर 19 को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ पर आधारित। सीखना समृद्ध हो जाता है यदि कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, आंशिक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए और शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। तो समृद्ध कब हो जाता है सीखना? राइट आंसर बताइए। जी हाँ मित्रों, दूसरा विकल्प सही है कि जब आंशिक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाता है और विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाता है, तब सीखना समृद्ध हो जाता है, आसानी से छात्र सीख पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ होती है, प्राय अत्यधिक सक्रिय व्यवहार करते हैं, मांसपेशियों पर कम नियंत्रण होता है और कम मानसिक सक्रियता होती है। यहाँ पर आपको चारों ही विकल्प सही लग रहे होंगे, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर जो है वो रहेगा आपका प्रथम विकल्प। किनमें संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय लेते हैं और दिशा की भी इनमें कम समझ होती है। मतलब एक ही विकल्प में बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, इसलिए यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 20 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 देखेंगे मित्रों, आपका 21वां प्रश्न है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का प्रयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? वैविध्यपूर्ण मतलब अलग अलग कार्य करती है साथियों। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए अब इसका। मित्रों राइट आंसर है आपके गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, क्योंकि गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में बताया है कि भाई बुद्धि के अनेक प्रकार होते हैं और जो छात्र हैं उनमें सभी में अलग अलग बुद्धि होती है, इसलिए उसकी विविध अधिगम शैलियों को यहाँ पर संतुष्ट करने के लिए अलग अलग कार्य वो कर रही है। दूसरा ही विकल्प सही रहेगा 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, एक बालक है जो पढ़ने में कमजोर है, अपनी असफलता का कारण अध्यापक के पक्षपात को बताता है कि हमारे जो अध्यापक है उन्होंने मेरे साथ पक्षपात किया है। वह निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? उत्क्रम रचना, प्रक्षेपण, दमन और क्षतिपूर्ति। साथियों बिल्कुल सही आंसर है आपका प्रक्षेपण, मतलब वो आरोप लगा रहा है यहाँ पर। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 22 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? प्राकृतिक बुद्धि हावर्ड गार्डनर, तरल बुद्धि केटल, धारणात्मक बुद्धि आलपोर्ट और त्रिआयामी बुद्धि गिलफोर्ड। तो साथियों राइट आंसर बताइए। अभी मैंने आपसे कहा था कि गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है जिसमें एक प्रकार की बुद्धि उन्होंने प्राकृतिक भी बताई है, तो ये तो सही सुमेलित है। तरल बुद्धि केटल ने बताई है, त्रिआयामी बुद्धि गिलफोर्ड ने बताई है, लेकिन जो धारणात्मक बुद्धि है वो आलपोर्ट ने नहीं बताई है। साथियों आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर राइट रहेगा प्रश्न नंबर 23 में। क्लियर है ना? 23वें में तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 24 पे चलते हैं। 24वां प्रश्न है। अब इस प्रश्न को मुझे पता है आप गलत आंसर देने वाले हो, क्योंकि आपकी सोच एग्जामिनर जिस प्रकार की क्वेश्चन बनाता है उससे ऑपोजिट यहाँ पर होने वाली है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? यहाँ पर आपको व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना है, उसी आधार पर शिक्षा देनी है बच्चे को। प्रश्न 24 में आपका प्रथम विकल्प है बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, लिंग के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, लिंग के आधार पर गृह कार्य में विभिन्नता और बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। तो साथियों राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 24 में।
बिल्कुल सही आंसर है प्रथम विकल्प। बुद्धि का जो स्तर है उसके आधार पर बालकों का कक्षा में विभाजन करना, कि भाई सामान्य बुद्धि के बालक, कम बुद्धि रखने वाले बालक, अत्यधिक बुद्धि रखने वाले बालक, इस प्रकार से उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर अगर आप शिक्षा देते हो तो फिर वो सबसे बेस्ट रहेगा। प्रथम ही विकल्प सही है। बाल केंद्र शिक्षण विधियों का प्रयोग गलत है, प्रथम विकल्प ही सही रहेगा। मैं वापिस कह रहा हूँ साथियों 24वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 25 आपका आता है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि होते हैं। यह कथन है बुद्धि के संदर्भ में। यह कथन के प्रतिपादक सिद्धांत पर आधारित है, बुद्धि और जाति विभिन्नताओं के सिद्धांत पर, बुद्धि के वितरण सिद्धांत पर, बुद्धि की वृद्धि के सिद्धांत पर और बुद्धि और लैंगिक विविधताओं के सिद्धांत पर। साथियों राइट आंसर है बुद्धि के वितरण सिद्धांत पर यह आधारित है, मतलब सभी लोगों को बुद्धि अलग अलग हिसाब से वितरित हुई है। सबसे ज्यादा किस प्रकार के लोग मिले हैं? सामान्य बुद्धि के। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। साथियों आपका राइट आंसर है दूसरा विकल्प, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि सिद्धांत जो है वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत है। दूसरा विकल्प सही है 26 में। प्रश्न 27, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, शिक्षा का गिरता स्तर, विद्यालय में बच्चों को कम नामांकन और शैक्षिक पिछड़ापन। मित्रों शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है शैक्षिक पिछड़ापन। चौथा विकल्प सही रहेगा, बाकी ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आते हैं। चौथा ही विकल्प सही है प्रश्न 27 में। प्रश्न नंबर 28, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक क्या है? उन्हें विशिष्ट योग्यताओं हेतु विशेष अवसर दिए जाए, उन्हें साधारण होने की अनुभूति कराई जाए, उन्हें लगातार पुरस्कार दिया जाए और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए आवश्यक होता है कि उन्हें विशिष्ट योग्यताओं हेतु विशेष अवसर दिए जाए। प्रथम विकल्प सही है 28 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे चलेंगे मित्रों। प्रेरक प्राणी में विद्यमान एवं शारीरिक मनोविज्ञान दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले हैं शेफर, गेट्स व अन्य, ब्लेयर व अन्य और मार्शल। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा गेट्स व अन्य। प्रश्न नंबर 29 में ये परिभाषा किसने दी है? गेट्स व अन्य ने दी है। और आज का अंतिम प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। एक बालक शेर को देखकर भाग जाता है, यह जो सिद्धांत है वो कौन सा है? कैनन बोर्ड सिद्धांत, जेम्स लेंगे सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत और उपरोक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर है जेम्स लेंगे सिद्धांत, जिन्होंने संवेग से संबंधित सिद्धांत दिया है। और यहाँ पर बालक शेर को देखकर भाग रहा है, मतलब उसमें भय नामक संवेग उत्पन्न हो जाता है, इसलिए दूसरा विकल्प सही है। तो ये तो साइकोलॉजी के 30 प्रश्न हुए हैं, अभी आपके 120 प्रश्न और बचे हैं। यहाँ पर आप अगर 20 प्रश्न भी सही कर देते हो, ओनली 20 प्रश्न, तो मतलब साइकोलॉजी पर आपकी पकड़ है साथियों। अब देखते हैं हिंदी के 30 प्रश्नों को। आपको लिख लेना है, बिल्कुल 2 घंटे से ज़्यादा 1 मिनट का भी टाइम नहीं दिया जाएगा साथियों। लिख लेना है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अब देखते हैं हिंदी के प्रश्नों को। मित्रों लगभग 30-35 मिनट का ये वीडियो हो चुका है। अब हिंदी शिक्षण के बारे में बात करने वाले हैं। आपके प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। आपके लैंग्वेज फर्स्ट जिसके हिंदी है या लैंग्वेज सेकंड जिसके हिंदी है, दोनों के लिए ही ये पार्ट है साथियों। तो बिल्कुल प्रश्न नंबर 31 से 60 तक आपके हिंदी शिक्षण के क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके 31वां प्रश्न आता है, वकील किस भाषा का शब्द है? हिंदी, फारसी, अरबी और तुर्की। तो मित्रों प्रश्न नंबर 31 में आपको सही आंसर देना है और इसका सही जो आंसर है मित्रों वो रहेगा विकल्प नंबर 3। वकील अरबी भाषा का शब्द है साथियों, तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32,
इस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। आपको वो वाक्य देखना है जिसमें क्रिया किस में होती है, वर्तमान काल में है। वह कल दिल्ली जा रहा है, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अचानक बिजली कौंध उठी और कल वे आने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर क्रिया वर्तमान काल में आपके हो रही है, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, मतलब ये वर्तमान की बात की जा रही है। और वह कल दिल्ली जा रहा है तो कल वाली बात होगी, इसलिए ये प्रथम विकल्प गलत हो गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। आपके 33वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल शब्द व प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है। कटौती कट प्लस होती बुढ़ोती, ये बुढ़ोती है ना, बुढ़ोती, ये इसमें नीचे बिंदी नहीं लगी है। बूढ़ा प्लस होती कनौती, कानो प्लस होती और बपोती बाप प्लस होती। तो साथियों यहाँ पर आपको सही आंसर देना है। इसका राइट आंसर बताइए मित्रों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मित्रों इसका राइट जो आंसर है वो प्रथम विकल्प भी सही है और तीसरा विकल्प भी सही है। कट प्लस होती कटौती नहीं होता है साथियों, और कानो प्लस होती भी कनौती नहीं होता है। ये दोनों ही विकल्प अशुद्ध है, इसलिए प्रथम और तीसरा दोनों ही विकल्प आपके सही रहेगा प्रश्न नंबर 33 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34 पे चलते हैं। आपके 34वां प्रश्न आता है मित्रों। देखिए क्या है आपका प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो बिल्कुल आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। कहार, प्रहार, आहार, विहार। तो साथियों देखिए यहाँ पर कहार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी प्रहार में प्र प्लस हार बनता है, आहार में आपके आ उपसर्ग लगा है आ प्लस हार, और विहार में आपके वी उपसर्ग लगा है वी प्लस हार। तो प्रथम विकल्प इस प्रकार आपका ये सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो असत्य कथन है उसका चयन कीजिए। संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। नाप या तोल सकने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है और संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं। तो साथियों यहाँ पर असत्य कथन का चयन करना है। जो है आपके संज्ञा शब्द अविकारी नहीं होते हैं, बल्कि ये कैसे होते हैं साथियों, विकारी होते हैं। तो चौथा कथन आपका यहाँ पर असत्य है और यही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 पे देखेंगे। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसे क्या कहा जाता है? सिर मोर, शिरीष, शिशिर और शिरस्त। तो साथियों जिस आभूषण को सिर पर धारण किया जाता है उसको शिरस्त के नाम से जाना जाता है, शीर्षस्थ के नाम से जाना जाता है। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न 36 में। अगला प्रश्न नंबर 37। मित्रों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना नहीं भूले बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ही मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए। देखो एक ही दिन में एक टाइम पे 3 टेस्ट अपलोड कर रहा हूँ, तो सोच के देखो लगभग 7 दिन की मेहनत है इसमें। प्रश्न 37 है मित्रों। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। क्या मेरे और तुम्हारे बिना वह पढ़ नहीं सकता है? परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। तो साथियों यहाँ पर जो सही आंसर है वो रहेगा दूसरा विकल्प, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। ये एक संयुक्त वाक्य है, बाकी प्रथम विकल्प मिश्र वाक्य है और जो तीसरा विकल्प है वो साधारण, चौथा विकल्प भी साधारण वाक्य का उदाहरण है मित्रों। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38। अक्ल की रोटी खाना, इसका अर्थ क्या है? बुद्धिमानी होना, मूर्ख होना। बुद्धिमानी से जीविका चलाना और श्रम से जीविका। तो साथियों देखिए अक्ल की रोटी खाना का मतलब होता है बुद्धिमानी से जीविका चलाना। आपका विकल्प नंबर 3 इसमें सही रहेगा साथियों 38वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 पे देखेंगे। आपके 39वां प्रश्न है, वह जाए चाहे ना जाए मुझे जाना है। ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों 39वें प्रश्न में आपको सही आंसर बताना है और इसका जो सही आंसर है वो रहेगा मिश्र वाक्य का ये उदाहरण है। वह जाए चाहे ना जाए मुझे जाना है, ये एक मिश्र वाक्य है साथियों।
प्रश्न नंबर 39 में दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न 40, निम्न में से भोग का अर्थ नहीं है। प्रारब्ध, खाना, सुख दुख का अनुभव और हर्ष। तो साथियों भोग का मतलब यहाँ पर हर्ष से नहीं लिया जाता है, बाकी ये तीनों ही भोग के अर्थ में ले सकते हैं, इसलिए आपका यहाँ चौथा विकल्प सही रहेगा 40वें प्रश्न में। मित्रों बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, 110 क्वेश्चन आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल मैंने इसमें अच्छा रखा है। तो अगर आपके 90 क्वेश्चन भी हो जाते हैं तो भी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। आपके 41वां प्रश्न है, गूलर का फूल होना इसका क्या मतलब है? व्यर्थ की बात कहना, कभी भी दिखाई न देना, स्पष्ट दिखाई देना और कभी कभी दिखाई देना। तो साथियों गूलर का फूल होना का मतलब है कभी भी दिखाई न देना। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा 41वें प्रश्न में। मित्रों जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है, 10:10 तक आंसर की 10 से 10:20 तक आपके जो मैंने नंबर बताए हैं कल लाइव आकर वीडियो में, उसमें बिल्कुल आपको उसी नंबर पर व्हाट्सअप करनी है आंसर की, ठीक है। आपकी जो OMR शीट है फिर बिल्कुल चेक करके मेरिट निकाली जाएगी और संडे टू संडे बिल्कुल आपके टेस्ट लिए जाएंगे साथियों, संपूर्ण सिलेबस से। प्रश्न 42वां आता है। आपके 42वां प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? क्वेश्चन को देखिए, अपनापन, पढ़ाई, उपकार और लाभदायक। तो साथियों देखिए यहाँ लाभदायक में प्रत्यय लगा हुआ है अक, उपकार पढ़ाई में आई प्रत्यय लगा हुआ है, अपनापन में पन प्रत्यय लगा है, लेकिन उपकार में प्रत्यय नहीं है, इसमें क्या है उपसर्ग है, उपसर्ग है साथियों, इसलिए तीसरा विकल्प सही रहेगा 42वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। आपके 43वां प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? अब धूप निकलनी चाहिए अन्यथा ठंड बढ़ जाएगी। आप इस प्रश्न को अन्यथा न ले, एक अतिरिक्त अंक ही सफलता दिला सकता है और हाथ के उत्तर सटीक नहीं है। सॉरी आपके उत्तर है ये ना, आपके उत्तर सटीक नहीं है। तो साथियों देखिए यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है आपके प्रथम विकल्प में, अन्यथा ये जो शब्द है ये समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आ जाता है। तो विकल्प 1 सही है मित्रों 43वें में। नेक्स्ट प्रश्न 44, शेर को देखते ही उसका तो जैसे प्राण ही निकल गया। वाक्य में अशुद्धि है, सर्वनाम की, विशेषण की, वचन की और विभक्ति चिन्ह की। तो साथियों यहाँ पर प्राण निकल गए, प्राण बहुवचन में आता है तो यहाँ निकल गए आना चाहिए, मतलब ये वचन की अशुद्धि है। तीसरा विकल्प आपका सही है 44वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45, आदर्शोन्मुख, आदर्शोन्मुख है, सॉरी ये क्या है आदर्शोन्मुख, आदर्शोन्मुख है ये शब्द, इसका समास विग्रह करना है। आदर्श द्वारा उन्मुख, आदर्श को उन्मुख, आदर्श के लिए उन्मुख और आदर्श से उन्मुख। तो साथियों प्रश्न 45 में आपका जो दूसरा विकल्प है आदर्श को उन्मुख, ये इसका समास विग्रह होगा साथियों। 45वें में दूसरा विकल्प सही है, कर्म तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46 पे चलते हैं। निम्न में से किस साधन के द्वारा एक साथ आप चित्र, गति, रंग तथा ध्वनि का समन्वित प्रभाव पड़ता है? चलचित्र, रेडियो, समाचार पत्र और OHP। तो यहाँ पर देखिए ध्वनियों OHP में नहीं होती है, यहाँ पर गति समाचार में नहीं होती है, चित्र रेडियो में नहीं होते हैं, मतलब चलचित्र आपका सही आंसर रहेगा 46वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47 पे चलते हैं साथियों। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय से पढ़ने का प्रारंभ से हो और किसी के लिए हो, मतलब पढ़ने का प्रारंभ किससे हो? अर्थ से हो और किसके लिए हो? उद्देश्य के लिए। या पढ़ने का प्रारंभ अक्षर ज्ञान से हो और किसके लिए? मनोरंजन के लिए। या पढ़ने का प्रारंभ शब्द पहचान से हो और किसके लिए हो? मूल्यांकन के लिए। अथवा पढ़ने का प्रारंभ अक्षर ज्ञान से हो और किसके लिए हो? उद्देश्य के लिए। तो मित्रों राइट आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा कि कक्षा 1 और 2 के जो शुरुआती समय से पढ़ने का प्रारंभ है वो किसी अर्थ से होना चाहिए और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। प्रथम विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न 47 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48, उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निदानात्मक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है छात्र की अभिव्यक्ति का सुधार करना, छात्र की भाषा संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना और छात्रों में
सद्वृत्तियों का विकास करना। तो साथियों, निदानात्मक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। विकल्प 3 आपका सही है प्रश्न नंबर 48 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। आपके 49वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? जांच सूची को, प्रश्नावली को, पोर्टफोलियो को और लिखित परीक्षा को। तो मित्रों, आपको सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए पोर्टफोलियो को, क्योंकि इसमें विद्यार्थी संबंधी सभी डिटेल्स लिखी होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50 पे चलते हैं। आपके 50वां प्रश्न है, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में और उपरोक्त सभी में। तो देखो और लिखो जो शिक्षण विधि है, इसका प्रयोग निबंध रचना में किया जाता है। अब देखिए मित्रों, मौखिक रचना नहीं, शुद्ध अभिव्यक्ति, ये तो मौखिक वाली बात हो गई, और यहाँ लिखने की बात है ना, तो इसलिए निबंध रचना। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे। आपके 51वां प्रश्न है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना और रसानुभूति व आनंदानुभूति कराना। तो साथियों, काव्य शिक्षण का जो उद्देश्य है वो होता है आपके रसानुभूति कराना और आनंदानुभूति। काव्य शिक्षण किसके अंतर्गत आ जाता है? पद्य के अंतर्गत आ जाता है। तो चौथा विकल्प सही है 51वें में। नेक्स्ट प्रश्न 52, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है पूर्व ज्ञान के पश्चात, प्रस्तावना के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात और मौन वाचन के पूर्व। तो साथियों, आपको ये बताना है कि पाठ योजना में उद्देश्य कथन कब आता है। इसका आंसर आपको देना है मित्रों, आपके 52वें प्रश्न में सही आंसर है प्रस्तावना के बाद। कि जब प्रस्तावना के प्रश्न कर लिए जाते हैं, समस्यात्मक प्रश्न के रूप में ही उद्देश्य कथन कहा जाता है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है 52वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53, प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने से संबंधित विषय वस्तु नहीं है ध्वनियाँ, वार्तालाप, कविता पाठ और भाषण। तो मित्रों देखिए, प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने से संबंधित जो विषय वस्तु नहीं है वो है आपके ध्वनियाँ। ध्वनियों के माध्यम से थोड़ी कोई बात आप प्रभावी ढंग से कह सकते हो, इसलिए प्रथम विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 54, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है? उद्देश्य, अधिगम, अनुदेशवाद और मूल्यांकन। तो साथियों, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान बताना है आपको। अंतिम सोपान क्या रहेगा? जी बिल्कुल, इसका अंतिम सोपान रहेगा मूल्यांकन। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55 देखते हैं मित्रों। 55वां प्रश्न है, आगमन विधि की प्रमुख सीमा क्या है? प्रश्न को अच्छी तरह से देखिए। विषय नीरस हो जाता है, इससे आत्मनिर्भरता कम हो जाती है, ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, यहाँ पर इसका सही आंसर है ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, क्योंकि इसमें उदाहरणों के माध्यम से छात्र स्वयं निष्कर्ष निकालते हैं, स्वयं नियम बनाते हैं, इसलिए इसमें आराम आराम से ज्ञान प्राप्त होता है। तो तीसरा विकल्प सही है 55वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56, यांत्रिक कौशल किसे कहा जाता है? श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। तो मित्रों, जो यांत्रिक कौशल है वो कहा जाता है लेखन कौशल को। बिल्कुल इसका चौथा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। आपके 57वां प्रश्न आता है, कौन सी विधि में पहले रचना कराई जाती है और फिर उसी प्रकरण का बोध कराया जाता है? देखो और रचो विधि, प्रत्यक्ष विधि, उद्बोधन विधि और प्रबोधन विधि। तो साथियों, आपके तीसरा विकल्प सही है। उद्बोधन विधि में पहले रचना कराते हैं और फिर उस प्रकरण का बोध कराते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 58, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक कक्षा में निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलता को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए जटिल समस्या है या संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो साथियों, कोई भी एक कक्षा है, वहाँ पर आप के जो छात्र है वो एक से अधिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो मतलब वो संज्ञानात्मक विकास में सहायक है उनके, इसलिए चौथा विकल्प आपका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59 देखेंगे। बाल सभाएं प्राथमिक स्तर पर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति प्रशिक्षण, लिखित अभिव्यक्ति प्रशिक्षण, श्रवण कौशल प्रशिक्षण और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, राइट आंसर बताइए कि जो प्राथमिक स्तर पर बाल सभा आयोजित की जाती है उसका क्या उद्देश्य होता है? बताओ राइट आंसर। साथियों, राइट आंसर है मौखिक अभिव्यक्ति प्रशिक्षण।
क्योंकि लिखकर तो बाल सभा करते नहीं है, किस श्रवण कौशल के लिए भी नहीं करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि उनमें मौखिक अभिव्यक्ति का उनको प्रशिक्षण मिल सके। प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 59 में। और हिंदी का अंतिम प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 60। छात्रों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित करवाना किस प्रकार का उद्देश्य है? कौशलात्मक, सृजनात्मक, रचनात्मक और ज्ञानात्मक। तो राइट आंसर बताइए इसका। साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में हमेशा परिचित करवाना जहाँ शब्द आ जाता है, परिचय करना, परिचित करवाना, वहाँ 101% ज्ञानात्मक ही आता है साथियों। तो ये भी आप बिल्कुल आपने इसके भी 31 से 60 तक प्रश्न सॉल्यूशन किए होंगे, बिल्कुल इनकी भी संख्या लिख लीजिए कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब आपके सेकंड लैंग्वेज संस्कृत आती है साथियों, जिसमें प्रश्न 61 से 90 तक क्वेश्चन है आपके। आप अगर सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है या फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत है तो भी आप इसको जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अब संस्कृत शिक्षण पर। साथियों, अब बात करने वाले हैं भाषा सेकंड संस्कृत की। तो जिसके भाषा फर्स्ट संस्कृत हो वो भी इस जो ये टेस्ट है इस संस्कृत भाषा को कर सकता है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 61 से लेकर के 90 तक आपके संस्कृत ग्रामर और शिक्षण विधियों के बहुत ही शानदार प्रश्न देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो लिखते जाइए कि कितने राइट हुए, कितने गलत आपके हो रहे हैं। मित्रों, आपका प्रश्न नंबर 61वां आता है, बालकेन मोदकम रोचते अत्र रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भविष्यति। ये जो बालकेन शब्द है इसका शुद्ध रूप आपको बताना है। बालकम, बालकाय, बालकात और बालकश्य। तो साथियों, मोदकम रोचते ये शब्द आ रहा है, रुचि धातु के अर्थ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत बालकाय यहाँ पर राइट रहेगा। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 61 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 62 देखते हैं, अभित है, परित है, योगे विभक्ति भवती प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। मतलब अभितय परितय के योग में कौन सी विभक्ति है? तो साथियों, यहाँ पर 62वें प्रश्न में भी आपका जो सेकंड विकल्प है द्वितीय ये राइट रहेगा। अभितय परितय के योग में कौन सी विभक्ति होती है मित्रों? द्वितीय विभक्ति होती है। मित्रों, प्रश्न नंबर 63 देखेंगे, नायक है इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद है अस्ति। मतलब ये जो नायक शब्द है, नायक शब्द, इसका संधि विच्छेद क्या है? ने प्लस अक है, नए प्लस अक है, नो प्लस अक है और नो प्लस अक है। तो साथियों, यहाँ पर जो नायक शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा ने प्लस अक है। कौन सी संधि है साथियों यहाँ पर? इसमें है आपके अयादी संधि। दूसरा विकल्प सही है 63वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 64 देखते हैं, अधिहरि यास्मिन पदे समास है अस्ति। अधिहरि जो पद है इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष, अविभाव, द्विगु और बहुव्रीहि। तो साथियों, जो अधिहरि शब्द है इसमें आपके है, एक बार आप बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल साथियों, अविभाव समास है। इसमें कौन सा समास है? अविभाव। तो विकल्प दूसरा सही है 64वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 65 देखेंगे साथियों। आपके 65वां प्रश्न है, मया पाठ है पठनीय है, रेखांकित पदे प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पर ये जो मैंने कलर चेंज किया है यही रेखांकित पद है साथियों। इसमें कौन सा प्रत्यय है? तव्यत प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है, तमप प्रत्यय है या कत्वा प्रत्यय है? तो ये जो पठनीय शब्द है इसमें आपके मित्रों पहला आप आंसर बताइए। बिल्कुल साथियों, अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए, वैसे तो आपके पास रीट का पेपर करने के लिए 2.5 घंटे का टाइम होता है, लेकिन यहाँ पर भी 2.5 घंटे में करोगे तो परीक्षा का जो आपके ऊपर प्रेशर आएगा एग्ज़ाम हॉल में, तो क्या वहाँ पर आप 2.5 घंटे में पूरा पेपर कर दोगे? नहीं कर पाओगे, टाइम घट जाएगा साथियों। इसीलिए मैं आपको 2 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं दे सकता। बिल्कुल कोई भी मॉडल पेपर करो तो 2.5 घंटे तो सोचना भी मत, दिमाग में आना ही मत दो कि 2.5 घंटे में करना है। ओनली 2 घंटे में ही करना है साथियों उसको। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 66 पे चलते हैं, मोहन गेंद से खेलता है, अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद अस्ति। मतलब इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद है, मोहन है कंदुकात क्रीडति, मोहन है कंदुकम क्रीडति, मोहन है कंदुकेन क्रीडति
और मोहन है कंदुकाय क्रीडति। साथियों मोहन गेंद से खेलता है, इसका जो संस्कृत अनुवाद है पहले आप राइट आंसर बताइए। मित्रों इसका राइट आंसर है मोहन है कंदुकेन क्रीडति। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। तो ये 66वें प्रश्न में कौन सा आंसर सही है? तीसरा। बिल्कुल इसको भी आप देख सकते हो कि सही है या गलत है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 67 देखते हैं साथियों। मित्रों अब देखेंगे प्रश्न नंबर 67। वह ब्राह्मण को धन देता है, अस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद अस्ति। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद बताइए। सह विप्रम ददाति, सह विप्रेण धनम ददाति, सह विप्राय धनम ददाति और सह विप्रस्य धनम ददाति। तो साथियों यहाँ पर आपको सही आंसर देना है प्रश्न नंबर 67 में। इसका जो सही आंसर आता है साथियों वो रहेगा, एक बार आप बताइए कि वह ब्राह्मण को धन देता है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या रहेगा? तो देने के योग में देखिए मित्रों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो चौथा विकल्प सही रहेगा। तीसरा विकल्प सही रहेगा, स विप्राय धनम ददाति। ठीक है, तीसरा आपका विकल्प सही है प्रश्न नंबर 67 में। अगला प्रश्न नंबर 68 देखेंगे। आपके 68वां प्रश्न है ये यज्ञ वाला वर्णस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। मतलब ये वर्ण का उच्चारण स्थान है, कंठ है, मुर्दा है, तालु और दंता है। तो मित्रों ये वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो रहेगा तालु। इसका सूत्र भी आता है इचु यशनाम तालु। ई चे वर्ग और ये और शे का उच्चारण स्थान तालु से होता है साथियों। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 68 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 69। सेव धातो है लिरिट लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम वर्तते। सेव धातु का जो लिरिट लकार चलता है उसमें उत्तम पुरुष बहुवचन क्या है? विकल्प है सेविष्ये, सेविष्यन्ते, सेविष्यामहे और सेविष्य धवे। तो साथियों राइट आंसर बताना है 69वें प्रश्न में। आपका जो सही आंसर है एक बार आप बताइए कि सेव धातु का लिरिट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन। मित्रों राइट आंसर रहेगा सेविष्यामहे। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 69 में। अगला प्रश्न नंबर 70 देखेंगे। प्रश्न नंबर 70 आता है गृहम, फिर यहाँ पर रिक्त स्थान, वृक्षा है संति, रिक्त स्थान पूरियत, प्रति परित है, सह है और विना। तो मित्रों राइट आंसर बताइए। गृहम वृक्षा है संति 70वें क्वेश्चन में कौन सा राइट आंसर रहेगा? जी साथियों इसका विकल्प नंबर दूसरा सही है। ग्रह परित है, वृक्षा है संति। देखियो दो शब्द होते हैं अभित है और परित है। अभित है का मतलब होता है दोनों ओर, परित है का मतलब होता है चारों ओर। तो घर के चारों ओर वृक्ष है। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 70 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 71 पे चलते हैं मित्रों। वयम विद्यालयम गच्छामः रिक्त स्थानम समुचित शब्देन पूरियत। रिक्त स्थान पर आपको जो उचित शब्द है उसकी पूर्ति करना है। अभित है, वीणा, प्रति और सह। तो राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए वयम विद्यालयम गच्छामः, तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है साथियों। आपके 71वां जो क्वेश्चन है इसमें आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा, प्रति। वयम विद्यालय प्रति गच्छामः, मतलब हम विद्यालय की ओर जाते हैं साथियों। तो तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 71 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 72 देखेंगे। 72 प्रश्न आता है साथियों आपके रुचि धातु है योगे कारकम भवति। मतलब रुचि धातु के योग में कौन सा कारक होता है? अपादानम, कर्म, करणम और संप्रदानम। तो साथियों रुच्य प्रेरणार्थम यहाँ पर आपके चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति मतलब यहाँ पर कौन सा रहेगा? संप्रदान कारक यहाँ पर सही रहेगा। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 72 में। अगला प्रश्न नंबर 73 देखेंगे। ग्रहगत है उदाहरण मिदम विद्यते। कौन से समास का ये उदाहरण है? तत्पुरुष समासस्य, बहुव्रीहि समासस्य, द्वंद्व समासस्य और अविभाव समासस्य। तो ग्रहगत शब्द में आपको समास का चयन करना है साथियों। कौन सा इसमें समास है? इसका जो सही आंसर है तत्पुरुष, मतलब घर को आगत, ग्रहगत। यहाँ पर प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 73 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 74। भवति कस्य संधि उदाहरणम। ये जो भवति शब्द है ये किस संधि का उदाहरण है? यण संधि है, दीर्घ संधि है,
अयादी संधि है और उत्व संधि है। तो साथियों भौती अव शब्द आ रहा है, ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि ये अयादी संधि का उदाहरण है साथियों। तो मित्रों यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है, भौती शब्द में आपके अयादी संधि है, ठीक है। अव शब्द ऑटोमेटिक पहचान में आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 75 देखेंगे। नम प्लस तुमुन प्रत्यय युक्त पदम किम, ये दोनों शब्द जब जुड़ जाएंगे, नम में तुमुन प्रत्यय जुड़ जाता है तो कौन सा पद बनेगा? नमितुम, नमित्वा, नंतुम और नमनीय है। तो साथियों नम प्लस तुमुन जब शब्द जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर आपके शब्द बन जाता है नंतुम। क्या बन जाता है? नंतुम बन जाता है साथियों। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 75 में। अगला प्रश्न नंबर 76 देखेंगे। महत्वम इत्यत्र क है प्रत्यय, महत्वम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तमप, तल, कत और त्व। तो साथियों महत्वम शब्द में आपको प्रत्यय बताना है, बताए राइट आंसर। इसका जो सही आंसर है साथियों वो रहेगा आपके, इसमें त्व प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? त्व प्रत्यय लगा हुआ है महत्वम शब्द में, ठीक है। चौथा विकल्प सही है प्रश्न 76 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 77, यहाँ पे शिक्षण विधि स्टार्ट हो चुकी है। प्राचीनतम विधि है क्या है? प्राचीनतम विधि कौन सी है? पारायण विधि है, व्याख्या विधि है, सूत्र विधि है और आगमन विधि है। तो साथियों प्राचीनतम विधि की अगर बात करें तो आपके प्राचीनतम विधि है पारायण विधि। प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 77 में। अगला प्रश्न नंबर 78, शिक्षण रुचिकरम कथम स्यात्, विधि भी है, कौशले है, पुस्तकें है, दृश्य श्रव्य साधने हैं। मतलब शिक्षण रुचिकर कब होता है साथियों? जब दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाता है तो शिक्षण रुचिकर होता है। चौथा विकल्प प्रश्न नंबर 78 में आपका सही रहेगा। क्लियर है सभी के? मित्रों जरूर शेयर और लाइक करके जाए वीडियो को, अच्छा लगता है तो पूरे 150 प्रश्न, लगभग ये वीडियो बनाने में मुझे 6 से 7 दिन लगे हैं, इतनी इसमें मेहनत हुई है साथियों। बिल्कुल ये चीज़ें निःशुल्क है, आप पैसे देकर भी यही चीज़ें पढ़ोगे और हो सकता है कि आपको इतनी क्वालिटी नहीं मिले। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ साथियों, बस मेहनत पूरी करता हूँ अकेला। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 79 देखेंगे। निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षया का परीक्षा विश्वसनीयता कथ्यते, मतलब जो निबंधात्मक परीक्षा है उसकी अपेक्षा कौन सी परीक्षा विश्वसनीय होती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा, भाषण परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा और लिखित परीक्षा। तो निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा साथियों आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा अधिक विश्वसनीय होती है, इसलिए आपका प्रथम विकल्प प्रश्न नंबर 79 में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न नंबर 80 देखेंगे। संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफला भाषा कस्य कृते वर्तते? दूरदर्शनम, चलचित्रस्य, संगणकस्य और आकाशवाणी। तो साथियों यहाँ पर जो सही आंसर है वो रहेगा आपका तीसरा विकल्प संगणकस्य। मतलब संगणक की किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर कंप्यूटर की बात की जा रही है साथियों। तो आपका तीसरा विकल्प प्रश्न नंबर 80 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 81, संस्कृत शिक्षणे संप्रेषणोपागमे कस्य प्रधानता वर्तते? पुस्तकस्य, शामपट्टस्य, अध्यापकस्य और छात्रस्य। मतलब संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण उपागम में किसकी प्रधानता होती है? तो साथियों संप्रेषण उपागम में सबसे ज़्यादा प्रधानता होती है अध्यापक की। किसकी होती है मित्रों? अध्यापक की होती है, इसलिए तीसरा विकल्प आपका यहाँ सही है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 82वां प्रश्न देखेंगे। संस्कृत अध्यापने दृश्य श्रव्य साधनम किम? संस्कृत अध्यापन में दृश्य श्रव्य साधन का आपको चयन करना है। दूरदर्शनम, दूरदर्शन, ध्वनि यंत्रम, ध्वनि यंत्र, श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट और एतानी सर्वाणी और उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर है दृश्य श्रव्य साधन आपके है दूरदर्शनम, जबकि ध्वनि यंत्रम सिर्फ क्या है आपके श्रव्य साधन है, श्यामपट्ट क्या है आपके सिर्फ दृश्य साधन है, इसलिए प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा। मतलब दूरदर्शन दृश्य भी है और श्रव्य भी है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 83 देखेंगे। व्याकरणस्य शिक्षणे को अयम विधि? व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है? निगमन विधि, आगमन विधि, आगमन निगमन विधि और सूत्र विधि। तो साथियों देखिए यहाँ पर वैसे तो सारी विधियाँ व्याकरण शिक्षण की है, लेकिन इनमें से फिर आपको चुनाव करना है आगमन निगमन विधि का,
क्योंकि आगमन निगमन विधि में पहले आगमन विधि का प्रयोग करते हैं, मतलब उदाहरणों के द्वारा छात्रों से नियम निकलवाते हैं, फिर उन नियमों के माध्यम से ही समस्या को हल कर लिया जाता है। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा साथियों, तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा 83 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84 देखेंगे। शिक्षण सूत्र विद्यते, शिक्षण सूत्र होते हैं सरल सरलात कठिनम प्रति, मतलब सरल से कठिन की ओर, कठिनात कठिनम प्रति कठिन से कठिन की ओर, कठिनात सरलम प्रति कठिन से सरल की ओर, और सरलात सरलम प्रति सरल से सरल की ओर। तो मित्रों यहाँ पर आपका जो शिक्षण सूत्र है वो रहेगा सरल से कठिन की ओर, सरलात कठिनम प्रति। पहले बालकों को सरल ज्ञान दिया जाएगा और फिर धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ा जाता है। प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 85। मूल्यांकनम कति विधम भवति, मूल्यांकन की कितनी विधियां है साथियों? आपका राइट आंसर बताना है त्रिविधम, एक विधम, द्विविधम और चतुर्थ विधम। तो मूल्यांकन की यहाँ पर आपके द्विविधम मतलब दो विधियाँ होती है। एक तो होती है आपके गुणात्मक विधियाँ, गुणात्मक, और एक होती है आपके आंकिक विधियाँ साथियों। मतलब यहाँ पर तीसरा विकल्प सही रहेगा 85वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 86। उदाहरणानि प्रस्तुतीये नियमस्य कथनम इति कह विधि, सूत्र विधि, निगमन विधि, व्याख्या विधि और आगमन विधि। मतलब उदाहरण प्रस्तुत करके नियम इसी किसमें कहा जाता है? तो साथियों ये कहा जाता है आपके आगमन विधि में। चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 86 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 87। लघुत्तरात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा भवेत्, लघुत्तरात्मक जो प्रश्न होते हैं उनकी उत्तर सीमा होती है एकम पदम एक पद की, एकम वाक्यम एक वाक्य की, वाक्य त्रयम तीन वाक्यों की, और 10 व द्वादश वाक्यानि 10 या 12 वाक्यों की। तो साथियों जो लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं उनकी उत्तर सीमा आपकी होती है 10 या 12 वाक्यों की। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 87 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 88 देखेंगे। साक्षात्कार है का परीक्षा आयोज्यते, वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, मौखिक परीक्षा है, निबंध रूप परीक्षा है और निदानात्मक परीक्षा है। तो साथियों साक्षात्कार की जो परीक्षा है वो कैसे आयोजित की जाती है? मौखिक रूप से आयोजित की जाती है। आपका सेकंड विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 88 में मित्रों, मौखिक परीक्षा है दूसरा विकल्प। प्रश्न नंबर 89। मूल्यांकनेन छात्रस्य पूर्णतया किम मापयितुं शक्यते? वैदुष्यम, चातुर्यम, व्यक्तित्वम और प्रातिभ्यम। तो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि मूल्यांकन छात्रस्य पूर्णतया पूर्ण रूप से किसका मापन करता है? तो साथियों यहाँ पर मापन करता है व्यक्तित्व का। किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का। तीसरा विकल्प 89वें प्रश्न में सही रहेगा। और संस्कृत का अंतिम प्रश्न नंबर 90 देखते हैं मित्रों। वर्णो उच्चारणेन शिक्षणेन कस्य नियमित प्रशिक्षणम भवति? स्वर यंत्रस्य, श्रवण इंद्रियस्य, घ्राण इंद्रियस्य और स्पर्श इंद्रियस्य। तो यहाँ वर्णों का जो उच्चारण है उसके लिए किसका प्रशिक्षण दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा स्वर यंत्रस्य, स्वर यंत्रों का। प्रथम विकल्प सही रहेगा साथियों। तो 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आप सभी के कितने क्वेश्चन बच रहे हैं साथियों? 60 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो बिल्कुल वो 60 क्वेश्चन भी अच्छी तरह से हम एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। मित्रों अब देखेंगे गणित शिक्षण के प्रश्न नंबर 91 से लेकर के 120 तक आपको गणित के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपके सवाल भी रहेंगे और गणित से संबंधित शिक्षण विधियां भी रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं गणित शिक्षण को। इसके बाद आपका पर्यावरण का भी 121 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन मिल जाएंगे साथियों। तो प्रश्न नंबर 91 सबसे पहले आपके आता है गणित शिक्षण में। एक पुस्तक ₹20 में खरीदकर 16 में बेची गई तो कितने प्रतिशत हानि होगी? 4%, 16%, 20% और 25%। तो साथियों देखिए यहाँ पर पुस्तक 20 रुपये में खरीदी, मतलब पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? आपके 20 रुपये इसका क्रय मूल्य है। और इसका विक्रय मूल्य कितना है साथियों? 16 रुपये में बेची तो इसका विक्रय मूल्य कितना है? 16 रुपये है। मतलब यहाँ पर 4 रुपये की आपको हानि हुई है। तो हानि प्रतिशत में पूछी है, तो प्रतिशत में हानि निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो हानि हुई है उसको ऊपर लिखना है, जो आपने क्रय मूल्य किया था वो नीचे लिखना है, इंटू 100 आप जब करोगे तो यहाँ से 5 बार 100 कट जाएगा और 5 × 4 करोगे तो 5 चौक 20, मतलब 20% की आपको हानि होती है। तो मतलब यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है 91 क्वेश्चन में।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 92 देखेंगे। आपके 92वां क्वेश्चन है, गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये कथन किसका है? न्यूटन का, पियर्स का, आइंस्टीन का और आर्यभट्ट का। तो साथियों ये जो उपरोक्त कथन है गणित के संदर्भ में, ये कथन पियर्स का है। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? पियर्स के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 93 देखते हैं साथियों। 93 प्रश्न आपका आता है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर है 11, 1, 8999 और 11111। तो साथियों राइट आंसर बताइए। आप देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या है वो होती है साथियों 99,999, जबकि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 1 लाख होती है साथियों। तो इन दोनों के बीच कितना अंतर होता है? 1 का। मतलब दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 93 में। साथियों अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 94। गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, निम्न में से यह कथन किसका है? जीन पियाजे, रोजर बेकन, आर्यभट्ट और स्किनर। तो साथियों देखिए गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, उपरोक्त कथन यहाँ पर रोजर बेकन का है। किसका है साथियों? रोजर बेकन का। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 94 में। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों इसका, प्रश्न नंबर 95। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। ये तो देखिए डबल प्रश्न रिपीट हो गया है, वही रोजर बेकन वाला ही है इसमें। तो इस प्रश्न को हम बोनस पे कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं साथियों। प्रश्न 96, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? 3, 13, 23 और 33। तो साथियों देखिए 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन जो 33 संख्या है वो एक भाज्य संख्या है। इसमें 11 का भाग जा रहा है साथियों, इसमें 3 का भी भाग जा रहा है, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपका चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 96 में। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 97। 17/40, 17/41, 17/50 और 17/55 में सबसे बड़ी भिन्न संख्या है। तो राइट आंसर बताइए कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? 17/40, 17/41, 17/50 और 17/55। साथियों किसी भी भिन्न को आपको देखना है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो आपको फिर क्या करना पड़ता है, वो जो भिन्न है 17/40 है तो इसके ऊपर एक 0 लगा दो और फिर इसमें भाग दे दिया करो। आप आसानी से उसके निकाल सकते हो कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। साथियों यहाँ पर प्रश्न नंबर 97 में आपका प्रथम विकल्प सही है, 17/40 इनमें सबसे बड़ी भिन्न है। आप चाहे तो ये 17 में 0 लगा के नीचे की संख्या का भाग देकर देख सकते हो। प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट मित्रों अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 98। एक गांव की कुल जनसंख्या स्त्री पुरुष मिलाकर 4054 है। यदि पुरुषों की संख्या 2896 है तो स्त्रियों की संख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 71.42%, 58.56%, 28.56% और 24.36%। तो साथियों इसका राइट आंसर बताना है आपको। प्रश्न नंबर 98 है, ये थोड़ा यहाँ मिसटाइप है, मैंने बता दिया आपको। साथियों देखिए कुल जनसंख्या कितनी है, यहाँ पर 4054 है और 2896 यहाँ पर क्या है? स्त्रियाँ हैं साथियों। तो मतलब आपके 1158 यहाँ पर देखिए पुरुषों की संख्या तो 2896 है और 1158 इनमें से माइनस करते हैं तो 1158 आपका राइट आंसर रहेगा कि 1158 तो आपके स्त्रियों की संख्या आई है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि 1158 कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। तो आप आसानी से 4054 जो टोटल संख्या है इसको 100% मान सकते हो, तो 1% का बनता है 40.54। इसको आप 1158 में भाग दोगे तो फिर वहाँ पर प्रश्न नंबर 98 में आपका तीसरा विकल्प सही आ जाएगा कि कुल स्त्रियों की संख्या प्रतिशत में 28.56% है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 99 देखेंगे साथियों। मित्रों 99वां प्रश्न है, छोटी कक्षा में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। मनोरंजन एवं खेल संबंधित, रटने का, आगमन का और निगमन का। तो जो छोटी कक्षाएं हैं उनमें गणित विषय में रुचि उत्पन्न करना है आपको, तो वहाँ पर आपका पढ़ाने का तरीका होना चाहिए मनोरंजन एवं खेल संबंधित। प्रथम विकल्प सही रहेगा 99 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 100 पे चलते हैं। आपका 100वां प्रश्न है,
किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे। देखिए, विद्यालय की पुताई 2 मजदूर 8 दिन में कर रहे हैं, 2 कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। तो अगर इसको 2 दिन में पूरा करवाना है तो कितने मजदूर लगेंगे, वापस 8 मजदूर लग जाएंगे साथियों। अब वहाँ पर 2 तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, 2 मजदूर तो लगे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको कितने और मजदूर लगाने पड़ेंगे, 6 मजदूर और लगाने पड़ेंगे। आप इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो विकल्प 2 आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 100 में। अगला प्रश्न नंबर 101 पे चलते हैं। राम के परिवार में 3 तथा मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं। प्रत्येक अपने बच्चों की शिक्षा पर 450 मासिक खर्च करता है, तो किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत मासिक खर्च अधिक है और कितना। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है साथियों। विकल्प है राम 60 रुपये, मोहन 90 रुपये, राम 150 रुपये और दोनों का बराबर। यहाँ देखिए, राम के परिवार में कितने बच्चे हैं साथियों, 3 बच्चे हैं, और यहाँ पर मोहन के परिवार में कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, और दोनों कितने खर्च कर रहे हैं, 450 खर्च कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर राम ज़्यादा खर्च कर रहा है साथियों, तो राम तो आपका विकल्प सही रहेगा। 2 विकल्पों में राम है, पहला और तीसरा। तो देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर 450 में आपको 3 का भाग दे देना है। किन का भाग देना है, 450 में 3 का भाग दे देना है साथियों। अब 450 में आप 3 का भाग देते हो तो आपका आएगा 150 रुपये एक बच्चे का। ठीक है, कितना आएगा साथियों, 150 रुपये एक बच्चे का आएगा। और यहाँ पर 450 में आपको 5 का भाग देना है। कितने का भाग देना है, 5 का। तो यहाँ पर एक बच्चे का कितना आएगा साथियों, यहाँ तो 3 का भाग देना और यहाँ पर 5 का भाग देना है। तो जब यहाँ पर आप 5 का भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 90। तो इन दोनों में कितना अंतर आया साथियों, 60 रुपये का अंतर आया। मतलब आपका जो राम रुपये 60 ये ज़्यादा खर्च कर रहा है, ये विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 102। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ रुपये 90 में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 81 रुपये, 99 रुपये, 100 रुपये और 101 रुपये। तो देखिए, किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 में बेच रहे हैं, तो मतलब वो वस्तु अगर 100 रुपये की थी तो उस पर 10% नुकसान आता है, तो फिर 10% नुकसान का मतलब क्या हुआ, 10 रुपये हुए। तो मतलब वो उस वस्तु को कितने में बेच रहे हैं, 90 में, अर्थात उस वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर होगा 100 रुपये। तीसरा विकल्प सही रहेगा 102वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न आता है 103। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और मानसिक। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का जो महत्व है वो है साथियों मानसिक महत्व माना जाएगा। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 103 में। अब प्रश्न नंबर 104 पे चलते हैं। आपके 104 वो जो चौथा प्रश्न है वो है, प्रश्न को समझना है, उलझना नहीं है इसमें, कि कोई मैदान है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। मतलब एक चक्कर लगाने में कितनी दौड़ना पड़ेगा, 250 मीटर, और 4 चक्कर लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर हो जाएगा। एक लड़की 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है। अब देखिए, 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है वो, तो यहाँ पर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1000 सेंटीमीटर। मतलब वो 750 मीटर दौड़ चुकी है, तो वह कितने चक्कर लगाए और 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो देखिए, 250 मीटर तो वो दौड़ना पड़ता है मैदान के लिए, पूरे चक्कर लगाने के लिए। 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है, मतलब 750 मीटर वो दौड़ चुकी है, मतलब 3 चक्कर तो लगा चुकी है वो। तो 3 चक्कर लगाया है, तो आपका पहला या तीसरा सही हो सकता है। और उसे 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए कितने चक्कर और लगाने पड़ेंगे। अब एक चक्कर में देखिए 250 मीटर हो रहा है, 750 मीटर वो दौड़ चुकी है, तो यहाँ पर देखिए उसको टोटल 9 चक्कर और लगाने पड़ेंगे साथियों। मतलब टोटल 9 चक्कर और लगाने पड़ेंगे। तो आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 104 में। नेक्स्ट प्रश्न आता है साथियों, प्रश्न नंबर 105 देखेंगे। 500 रुपये का 4% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिए गए हैं, 2 वर्ष बाद लौटाए जाने वाली राशि क्या होगी। तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि मूलधन कितना है आपके, 500 रुपये है, साधारण ब्याज कितना है, 2, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए ब्याज दर है यहाँ पर 4% और समय है यहाँ पर 2 वर्ष। तो 2 वर्ष बाद लौटाना है, तो यहाँ पे काटते हो आप, तो 5 × 4 × 2, 5 चौक 20 दूनी 40, मतलब
ब्याज रहेगा उसका 40 रुपये और मूलधन कितना था 500, उसको 540 रुपये लौटाने होंगे। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 105 में। अब देखते हैं साथियों प्रश्न नंबर 106 को। आपका 106वां क्वेश्चन आता है, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में 1720 है, 1750, 1760 और 1710 है, तो उनका औसत कितना होगा? 6940, 1735, 1700 और 1725। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि इन चारों का जो वेतन है वो जोड़ लेना है और उसमें 4 का भाग दे देना है। फिर वहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वही आपका सही आंसर रहेगा और इसका सही आंसर रहेगा 1735 रुपये उनका औसत जो वेतन है वो निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 107, एक शिविर में 96 व्यक्तियों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है, 60 व्यक्तियों के लिए वह सामग्री कितने दिन चलेगी? 64 दिन, 384 दिन, 144 दिन और 72 दिन। तो यहाँ पर ये एक नियम टाइप का ये क्वेश्चन है। आप आसानी से कैसे निकालोगे कि भाई 96 व्यक्तियों के लिए 40 दिन है, तो 96 इंटू आप 40 करते हो तो वहाँ पर आप क्या आता है 3840। एक व्यक्ति के लिए 3840 दिन वो चल जाएगा। तो 60 व्यक्तियों के लिए कितने दिन चलेगा? तो आपको क्या करना है 3840 में 60 का भाग दे देना है साथियों। राइट आंसर इसका जो फिर आपके 107वें प्रश्न में आएगा वो रहेगा 64 दिन ये सामग्री यहाँ पर 60 व्यक्तियों के लिए चल जाएगी। प्रश्न नंबर 108 है, चित्र में यदि वृत्त का केंद्र O हो, ये वृत्त का केंद्र है, तो कोण AOC, कोण AO और C 160 डिग्री है, तो कोण ABC का होगा। जो कोण है ABC, इसका मान यहाँ पर आपसे पूछा है, विकल्प है आपके सामने 160 डिग्री, 80 डिग्री, 200 डिग्री और 100 डिग्री। तो राइट आंसर बताना है साथियों प्रश्न नंबर आपको 108 में। मित्रों आपका 108वें प्रश्न में जो सही आंसर है वो रहेगा साथियों दूसरा विकल्प। तो साथियों इसमें आपका सही आंसर है 80 डिग्री, दूसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 109, चित्र में वृत्त का व्यास BC है, ये देखिए B और C ये इसका व्यास है, और कोण ABC, कोण कहाँ पर है ABC 38 डिग्री है, ये देखिए 38 डिग्री है ये कोण, तो कोण ABC होगा। ABC का मान यहाँ पर आपसे पूछा है, देखिए यहाँ पर ये गलत है, थोड़ा सा क्वेश्चन ही ये गलत टाइप हुआ है। कोण यहाँ पर ABC का मान तो आपसे पूछा है, ABC का मान तो आपसे पूछा है और B का मान यहाँ पर दे रखा है 38 डिग्री, 52 डिग्री, 90 डिग्री और 62 डिग्री। तो राइट आंसर बताए प्रश्न नंबर 109 में साथियों। 109 में आपका सही आंसर रहेगा 52 डिग्री, क्योंकि 38 प्लस 52 आप जोड़ते हो तो यहाँ पर ये आपका टोटल हो जाता है 8 2 10, 5 3 8 1 9, 90 डिग्री बन जाता है। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 110, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री आपके प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव सबसे बेस्ट चीज़ें होती है, क्योंकि जिस चीज़ को आप देख लेते हो उसको आप बहुत ही मुश्किल से भूलते हो या भूलते ही नहीं हो साथियों। प्रश्न 111, एक व्यक्ति जो X नाम है व्यक्ति का 100 रुपये की वस्तु को 10% आने से किसी Y व्यक्ति को बेचता है। Y उस वस्तु को 10% लाभ से Z को बेच देता है, तो Y ने किस मूल्य पर वस्तु Z को बेची? 100 रुपये, 99 रुपये, 110 रुपये और 101 रुपये। साथियों किस प्रकार इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो कि कोई व्यक्ति है 100 रुपये की तो वस्तु है 10% आने से बेची, तो मतलब 90 रुपये में उसने Y को बेचा। अब 90 रुपये में Y ने क्या किया 10% लाभ से बेचा, तो ये लाभ 90 रुपये पे निकलेगा 90 इंटू 10 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाती है तो 9 रुपये, मतलब उसमें ये कितने में बेचा 99 रुपये में बेचा साथियों। तो मतलब आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प सही रहेगा। Y ने कितने में बेचा Z को से 99 रुपये में। साथियों प्रश्न नंबर 112 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो कथन आपको असत्य लगता है उसका चुनाव आपको करना है। पहला विकल्प है किसी एक बिंदु से गुजरने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। ये कोण नहीं है, कोण है ना, कोण कहते हैं। किन्हीं 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किन्हीं 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। या
आयतन की आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो मित्रों यहाँ पर देखिए पहला कथन भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है और चौथा भी सत्य है, लेकिन जो तीसरा कथन है ये असत्य कथन है साथियों। 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज नहीं कहते, घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तो 112वें प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। अब देखते हैं साथियों प्रश्न नंबर 113। किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं, ऐसा तो नहीं है ये तो। एक कोण सदैव समकोण होता है, एक कोण सदैव अधिक कोण होता है और एक कोण सदैव न्यून कोण होता है। तो साथियों 113वां जो प्रश्न है इसमें ओनली चौथा ही विकल्प सही है। जरूरी नहीं है कि भाई तीन कोण में से एक कोण सदैव समकोण हो, तो ये भी गलत है। ये भी जरूरी नहीं है कि 3 कोण में से एक कोण सदैव अधिक कोण हो, न्यून कोण हो, लेकिन एक कोण सदैव न्यून कोण जरूर होता है साथियों। चौथा विकल्प सही है। प्रश्न 114, वह सरल रेखा जो केवल परिधि को एक ही बिंदु पर मिलती हो, स्पर्श करती हो कहलाती है? समांतर रेखा, छेदन रेखा, स्पर्श रेखा और तिर्यक रेखा। साथियों जो सरल रेखा परिधि को एक ही बिंदु पर मिलती है, परिधि की एक ही बिंदु पर मिलती है, उसे क्या कहा जाता है मित्रों? उसको कहा जाता है स्पर्श रेखा। तीसरा विकल्प सही रहेगा 114वें प्रश्न में। प्रश्न 115, एक वर्गाकार बगीचे की भुजा, एक भुजा है जो 100 मीटर की है। देखो भुजा ही भुजा सिर्फ 100 मीटर क्यों रही है? तो इसमें 10 बाय 10 मीटर की क्यारियों की संख्या होगी 10, 100, 1 और 10,000। तो साथियों यहाँ पर 10 बाय 10 जो मीटर की क्यारियाँ हैं उनकी संख्या होगी 100। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा 115वें प्रश्न में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 116। आपके 116वां प्रश्न है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 20 आर है। यदि खेत की चौड़ाई 50 मीटर है तो लंबाई होगी 4 आर, 20 आर, 400 आर और 2/5 आर। तो साथियों आयताकार खेत का क्षेत्रफल है 20 आर और चौड़ाई कितनी है 50 मीटर। तो साथियों यहाँ पर आपको लंबाई देखनी है, लंबाई कितनी रहेगी? तो साथियों 20 आर उसका कुल क्षेत्रफल है, चौड़ाई 50 मीटर है, तो फिर यहाँ पर उसकी लंबाई रहेगी 40 आर। ठीक है, दूसरा विकल्प सही रहेगा 116वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 117, गणित सभ्यता का दर्पण है। इस कथन में गणित की प्रकृति का कौन सा मूल्य झलकता है? सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, अनुशासन संबंधित मूल्य और उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए गणित सभ्यता का दर्पण है, सभ्यता की बात की जा रही है तो संस्कृति से संबंधित है, इसलिए प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 118, जब 2 वृत्त अप्रतिच्छेदी होते हैं तो उनकी कुल स्पर्श रेखाएं होगी 1, 2, 3, 4। तो साथियों जब 2 वृत्त है, ठीक है, कितने वृत्त है? अप्रतिच्छेदी। तो अप्रतिच्छेदी है यहाँ पर विशेष तौर पे आपको याद रखना है। तो वहाँ पर उनकी जो कुल रेखाएं हैं वो रहेगी साथियों 4। चौथा विकल्प सही रहेगा। मित्रों प्रश्न नंबर 119 आता है, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आपको जो परिमाप है, परिमाप तो आपके पास 46 मीटर है, लेकिन लंबाई चौड़ाई कितनी है ये पता नहीं है। तो एक बार आपको लंबाई चौड़ाई निकालनी पड़ेगी आपको उस आयताकार खेत की, कि भाई इसकी चौड़ाई कितनी है और इसकी लंबाई कितनी है। फिर दोनों को गुणा करके आप आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते। लेकिन इसमें सिर्फ विकर्ण दे रखा है 17। तो साथियों विकर्ण 17 है, तो यहाँ पर आप आसानी से उसका जो परिमाप है वो उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो निकाल सकते हो। कैसे कि 17 को 17 से जो संख्या होती है उसको उससे स्क्वायर कर दो, तो 17 × 17 करते हो तो आपका आता है यहाँ पर 289। कितना आता है साथियों? 289 आपके आता है। अब 289 यहाँ पर आ रहा है। 289 का सीधा सा मतलब है कि जो आपके लंबाई और चौड़ाई रहेगी वो 2 संख्याओं के वर्गों का योग रहने वाली है। तो पहली संख्या आपके 8 हो सकती है, दूसरी संख्या आपके 15 हो सकती है। 15 उसकी लंबाई हो सकती है और 8 उसकी चौड़ाई हो सकती है। देखिए 8 × 64 आप कर सकते हो, 15 × 15 225 कर सकते हो। तो 225 + 64 यहाँ 289 वर्ग मीटर हो जाती है। तो 15 × 8 करते हो तो मतलब वो 120 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 120 देखेंगे मित्रों। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है।
मित्रों प्रश्न नंबर 120 है, एक कमरा 5 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है तथा 3 मीटर ऊंचा है। उसकी सबसे छोटी एक दीवार का क्षेत्रफल होगा 5 × 4 वर्ग मीटर, 5 × 3 वर्ग मीटर, 4 × 3 वर्ग मीटर और 3 × 9 वर्ग मीटर। तो साथियों 120वें क्वेश्चन में आप आसानी से बता सकते हो कि सबसे जो दीवार है उसका सबसे छोटा क्षेत्रफल क्या रहेगा, 4 × 3 वर्ग मीटर। साथियों अब आ गए हैं हम लेवल फर्स्ट के अंतिम पार्ट पर। पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत प्रश्न नंबर 121 से लेकर के 150 तक आपको पर्यावरण के और पर्यावरण की टीचिंग मेथड के बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो 150 प्रश्न पूरे होते ही आप जो मैंने कल मोबाइल नंबर बताए थे उस पर SMS कर देना व्हाट्सअप पे, ठीक है। व्हाट्सअप कर देना, SMS क्या व्हाट्सअप कर देना, ताकि आपकी मेरिट बन सके। बिल्कुल ईमानदारी से कार्य होना चाहिए लेकिन साथियों, नहीं तो अगली बार से मैं बिल्कुल ये जो मेरिट वाली बात है इसको बिल्कुल बंद कर दूंगा। आपके प्रश्न नंबर 131 आता है, ताना व बाना शब्द प्रयुक्त होता है पावरलूम उद्योग में, हथकरघा उद्योग में, ए व बी दोनों में और सीमेंट उद्योग में। तो साथियों ताना और बाना जो ये शब्द है ये आपके पावरलूम उद्योग में और हथकरघा उद्योग में दोनों में ही प्रयुक्त होता है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है 121वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 122, प्रक्षेपण के आधार पर अप्रक्षेपण सामग्री नहीं है। चार्ट, पेग बोर्ड, रेडियो और स्लाइड। ये स्लाइड है, सॉरी ये क्या है, स्लाइड लिखा था, ये थोड़ा मिस्टाइप पे है। तो आपको बताना है कि अप्रक्षेपण सामग्री कौन सी नहीं है। साथियों प्रश्न नंबर 122 में आपको सही आंसर का चुनाव करना है। मित्रों देखिए ये जो स्लाइड शब्द है ये अप्रक्षेपण सामग्री नहीं है बल्कि ये एक प्रक्षेपी सामग्री है। कैसी सामग्री है साथियों, प्रक्षेपी। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है 122वें में वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 123 पे चलते हैं। बायोगैस या जैव गैस भी जिसे कहते हैं में मीथेन गैस कितने प्रतिशत होती है? 75%, 50%, 60% और 90%। तो साथियों बायोगैस में मीथेन की मात्रा आपको बताना है, इसका सही आंसर बताइए 123वें प्रश्न में। मित्रों राइट आंसर है लगभग 75% गैस मीथेन गैस होती है किसमें, बायोगैस में। इसलिए आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा 123वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 124 पे चलते हैं। आपके 124वां प्रश्न है, कन्या भ्रूण हत्या को सरकार ने किस वर्ष अधिनियम बनाकर प्रतिबंधित किया था? 2004 में, 2006 में, 2008 में और 2003 में। तो साथियों कन्या भ्रूण हत्या को सरकार ने अधिनियम कब बनाया था, इसको प्रतिबंधित कब किया था? साथियों आपके 124वें में प्रश्न नंबर जो 124वां है उसमें तीसरा विकल्प सही है। 2008 में ही कन्या भ्रूण हत्या को सरकार ने अधिनियम बनाकर प्रतिबंधित कर दिया था। तो तीसरा विकल्प सही रहेगा 124वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 125, निम्न में से कौन सी हरित गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर देखिए जो हरित गृह गैस नहीं है उसका चयन करना है। आपके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मेथेन ये तीनों ही गैस हरित गृह गैसें हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन गैस है ये कोई हरित गृह गैस नहीं है और आपको यही देखना था, इसलिए आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। साथियों प्रश्न है 126, जननी सुरक्षा सेवाओं का टेलीफोन नंबर क्या है? 101, 102, 104 और 108। राइट आंसर बताइए साथियों। प्रश्न नंबर 126 में राइट आंसर क्या रहेगा? मित्रों जननी सुरक्षा सेवाओं का जो टेलीफोन नंबर है वो है आपके 104। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 126 में। क्लियर है सभी के? नेक्स्ट देखिए आपातकालीन सेवाएं का नंबर 108 होता है और जननी सुरक्षा सेवाओं का नंबर 104 होता है। प्रश्न नंबर 127 देखेंगे, प्रश्न पत्र निर्माण के चरणों में शामिल तत्व नहीं है। डिजाइन बनाना, ब्लूप्रिंट बनाना, फीडबैक लेना और परख निर्माण करना। तो प्रश्न पत्र निर्माण के चरणों में किसे शामिल नहीं किया जाता है? 127 में राइट आंसर बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर है
साथियों वो है आपका फीडबैक लेना। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। इसमें कोई फीडबैक नहीं लिया जाता है जब प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं, तो इसमें डिजाइन बनती है, ब्लूप्रिंट बनता है, प्रक निर्माण बनता है, लेकिन फीडबैक लेना जैसा कोई विकल्प इसमें नहीं होता है, इसलिए ही तीसरा विकल्प आपका यहाँ सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 128 देखेंगे मित्रों। शोषण तंत्र पढ़ाने के लिए अध्यापक ने मानव शोषण तंत्र का मॉडल दिखाकर पढ़ाया। अध्यापक द्वारा प्रस्तुत विधि का नाम क्या है? अन्वेषण विधि, अवलोकन विधि, प्रयोजना विधि और प्रदर्शन विधि। तो साथियों यहाँ पर अध्यापक ने प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया है। कौन सी विधि का प्रयोग किया है? प्रदर्शन विधि का। चौथा विकल्प सही है, क्योंकि देखिए वो मानव शोषण तंत्र का मॉडल दिखाकर पढ़ा रहा है, तो मतलब प्रदर्शन करके। तो चौथा विकल्प आपका सही रहेगा 128 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 129। मित्रों पर्यावरण से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अगर आपको ये याद नहीं है तो यूँ मान के चलिए कि यार तैयारी थोड़ी कम है आपकी। पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है, कुछ समय पर यह सीधा प्रभाव डालता है। पर्यावरण की यह परिभाषा किसने दी है? हॉल की, स्किनर की, निम्बर्ड की और थॉर्नडाइक की। तो साथियों उपरोक्त जो परिभाषा है ये आपके निम्बर्ड के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? निम्बर्ड के द्वारा। तीसरा विकल्प सही है 129वें प्रश्न में। प्रश्न है 130। शैक्षिक भ्रमण किस विधि का उदाहरण है? निरीक्षण विधि का, आगमन विधि का, प्रयोगशाला विधि का और निगमन विधि का। तो भाई भ्रमण जब किया जाता है शैक्षिक भ्रमण तो क्या करते हैं उसमें छात्र? निरीक्षण करते हैं, मतलब ये निरीक्षण विधि का उदाहरण है। प्रथम विकल्प सही रहेगा मित्रों प्रश्न नंबर 130वें में। अब आपके यहाँ पे 130 प्रश्न पूरे हो चुके हैं, मात्र 20 क्वेश्चन और बचे हैं। तो बिल्कुल 20 क्वेश्चन में से कोशिश करना कि आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सही हो लास्ट के 20 प्रश्नों में से भी, और टोटल 110 क्वेश्चन तो कम से कम होना ही चाहिए, ये मान के चलो साथियों आप। प्रश्न नंबर 131। छात्रों में मानचित्र पढ़ने से जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञानोपयोग, कौशल, ज्ञानात्मक और अवबोध। तो 131वें में आपको आंसर देना है साथियों। मित्रों इसका राइट आंसर है चौथा विकल्प, अवबोध। अब देखिए मानचित्र पढ़ने से परिवर्तन हो रहा है, तो मानचित्र पढ़ना तो कौशल है लेकिन उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो मतलब वो अवबोध आ जाएगा। तो चौथा विकल्प सही रहेगा 131वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 132। हरी बाली रोग किस फसल में होता है? ज्वार, बाजरा, गेहूं और जौ। तो राइट आंसर बताइए, हरी बाली रोग इनमें से किस फसल में होता है साथियों? 132वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। जो एक फसल का नाम है साथियों, ये इसमें हरी बाली नामक रोग लगता है, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 132 में। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 133 पे चलते हैं। तेजादशमी को वीर तेजादशमी मेला लगता है। तेजादशमी आती है, कब आती है बताइए? श्रावण शुक्ल दशमी को, भादवा शुक्ल दशमी को, अश्विन शुक्ल दशमी को और कार्तिक कृष्ण दशमी को। तो तेजादशमी कब आती है साथियों? प्रश्न नंबर 133 में सही आंसर बताना है। आपका जो सही आंसर है वो रहेगा अश्विन शुक्ल दशमी को ही तेजादशमी आती है। तो आपका यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 133 में। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 134 की तरफ। 134वां प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर को, 2 दिसंबर को, 24 दिसंबर को और 14 नवंबर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लिख लेना साथियों। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपको 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो मतलब आपका तीसरा विकल्प सही है 134वें क्वेश्चन में। अब देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 135। एथलीट फुट बीमारी होती है जीवाणुओं से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से और सूत्रकृमि से। तो साथियों राइट आंसर बताना है आपको कि एथलीट फुट बीमारी किससे होती है। 135वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है साथियों वो रहेगा आपका दूसरा विकल्प, फफूंद से ही एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। दूसरा विकल्प सही है 135वें में। प्रश्न 136। परियोजना एक समस्या प्रदान है जो कि अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करती है।
यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री ने दी है? बेलार्ड, स्पेंसर, स्टीवेंसन और किलपेट्रिक। मित्रों 136 में आपको सही आंसर बताना है। उपरोक्त जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है? तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा स्टीवेंसन ने ये परिभाषा दी है कि परियोजना क्या है? एक समस्या मूलक कार्य है साथियों, जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूरा किया जाता है। तीसरा विकल्प सही रहेगा 136वें प्रश्न में। अब प्रश्न 137, ओजोन गैस किस परत में पाई जाती है? शोभ मंडल, ये शो नहीं है किसे है ये यहाँ पर, ठीक है। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो मित्रों ओजोन गैस किस परत में पाई जाती है इन दिए गए 4 परतों में से? 137वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। तो दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा 137वें प्रश्न में। मित्रों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 138। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1962, 1970, 1972, 1982। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण कब लागू किया गया है आपको राइट आंसर देना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 138वां, और इसका जो सही आंसर है साथियों वो रहेगा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1972 में। तीसरा विकल्प सही है 138वें क्वेश्चन में। अब प्रश्न नंबर 139, ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है पठन कौशल की, संज्ञानात्मक उद्देश्यों की, उपलब्धि लक्ष्यों की और पाठ्यचर्या संबंधी योजनाओं की। तो BS ब्लूम की ने जो दिया है वो किसकी पदानुक्रमिक व्यवस्था है? 139वें में सही आंसर देना है। मित्रों इन्होंने उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। तो इसी प्रकार इसलिए आपका दूसरा विकल्प यहाँ सही है 139वें में। अब प्रश्न 140, 3 स्तर वाली पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया गया था किस समिति के द्वारा? लॉर्ड रिपन समिति, महात्मा गांधी ने, मेहता समिति और नेहरू समिति ने। तो 140वें में जो आंसर है वो रहेगा साथियों मेहता समिति के द्वारा 3 स्तर वाली पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया गया था, इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही है मेहता समिति। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 141, गर्भावस्था में लिंग परीक्षण करवाकर कन्या भ्रूण हत्या को सरकार ने किस वर्ष एक अधिनियम बनाकर प्रतिपादन किया था? 1995, 1997, 2000 और 2006। तो साथियों यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है प्रश्न नंबर 141 में। आपके 141वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प सही है, सन 2006 में ऐसा अधिनियम बनाया गया था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 142, कोशिका के भीतर श्वसन का स्थान कौन सा होता है? राइबोसोम, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मित्रों देखिए कोशिका के भीतर जो श्वसन का स्थान है प्रश्न नंबर 142 में वो रहेगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसी के द्वारा श्वसन किया जाता है। तो आपका तीसरा विकल्प सही है 142वें क्वेश्चन में। अब प्रश्न नंबर 143 देखेंगे, 22 मार्च को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल दिवस, वन दिवस, सेना दिवस और महिला दिवस। 22 मार्च को प्रतिवर्ष जो दिवस मनाया जाता है वो होता है साथियों आपके जल दिवस। क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। अतः यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है 143वें में। प्रश्न 144, मधुमक्खी पालन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी है? एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरी और एपिस इंडिका। तो मधुमक्खी पालन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी है मित्रों? 144 में राइट आंसर है आपके एपिस मेलिफेरा। सबसे बेस्ट क्वालिटी की मधुमक्खी होती है साथियों, यहाँ पर मतलब शहद सबसे बेस्ट होता है। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 144 में। अब 145वां क्वेश्चन देखेंगे, सरल से कठिन की ओर सूत्र से तात्पर्य है बालकों को थोड़ा समझाया जाए, बालकों को स्वयं समझने दिया जाए, बालकों को रुचि के अनुसार पढ़ाना और बालकों को पहले सरल ज्ञान दिया जाए। तो साथियों सरल से कठिन की ओर जो शिक्षण सूत्र है इसका सीधा सा मतलब है कि बालकों को पहले सरल ज्ञान दिया जाना चाहिए, फिर उसके बाद में धीरे धीरे कठिनता की ओर
बढ़ना चाहिए। तो चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 145 में। अब प्रश्न नंबर 146 देखेंगे। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? गणगौर, तीज, होली और दशहरा। तो आपका जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, इसकी पूजा कब की जाती है साथियों? दशहरे पर। कब की जाती है? दशहरे पर। यहाँ पर 146वें में चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 147 देखेंगे। 147वां प्रश्न है, बुनाई की वह प्रक्रिया जिसमें वस्त्रों पर पड़े धब्बे एवं विभिन्न रंगों को हटाया जाता है, विरंजन कहते हैं उसे, टेयरिंग कहते हैं, सेनफोराइजिंग कहते हैं और उक्त सभी कहा जाता है। तो साथियों, जो बुनाई की प्रक्रिया है जिसमें वस्त्रों पर पड़े धब्बों और विभिन्न रंगों को हटा दिया जाता है, उसको कहा जाता है साथियों विरंजन। क्या कहा जाता है? विरंजन के नाम से उसको जाना जाता है। तो प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 148, शरीर में ताप नियंत्रण करता है सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और यकृत। तो शरीर में ताप नियंत्रण करने का कार्य आपके हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तीसरा विकल्प सही रहेगा 148वें क्वेश्चन में। और आज इस मेगा टेस्ट का सेकंड नंबर का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 149वां, वो देखेंगे। निम्न में से किस शिक्षण व्यू रचना का संबंध जनतांत्रिक व्यू रचनाओं से नहीं है? सामूहिक परिचर्चा व्यू रचना, मस्तिष्क उद्वेलन व्यू रचना, व्याख्यात्मक व्यू रचना और भूमिका व्यू है रचना। तो साथियों, यहाँ पर देखिए बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि जो व्याख्यात्मक व्यू रचना है ये जनतांत्रिक व्यू रचनाओं से इनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए तीसरा विकल्प सही रहेगा। और आज का अंतिम प्रश्न नंबर 150 देखेंगे। राज्य की सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो राज्य की जो सरकार है उसका संवैधानिक मुखिया होता है साथियों आपके राज्यपाल। चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 150 में। तो साथियों, ये आज के 150 क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूले और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए।